पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है। अपन ने मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के बारे में इसके पहले की वीडियो के अंदर बात किया था कि जो बोन्स होती है वो बोन्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है और जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ेस है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, तो आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे एक डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ये किस कारण से होता है, इसके कॉजेज देखेंगे, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, अदर इन्वेस्टिगेशंस एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट्स। ओके, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज बाय फार द कॉमनेस्ट मेटाबॉलिक बोन डिजीज. इट इज characterized by a diffuse reduction in the bone density due to a decrease in the bone mass. It occurs when the rate of bone reabsorption exceeds the rate of bone formation. तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है, जो ऑस्टियोपोरोसिस अब तक की सबसे कॉमनेस्ट मेटाबॉलिक डिजीज़ में से एक है। और इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है ना, बोन मास जो होता है वो डिक्रीज़ होता है और इस डिक्रीज़ होने के कारण जो बोन डेंसिटी होती है, जो बोन डेंसिटी है वो भी कम होने लग जाती है। ओके, मतलब यहाँ पे जो बोन मास है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और इस कारण से बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और जो बोन डेंसिटी ये सब डिक्रीज़ होने के कारण जो बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये मतलब ये जो कंडीशन है ये तब होती है जब बोन रीएब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो बोन के फॉर्मेशन के रेट से ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो बोन फॉर्मेशन तो कम हो रहा है और बोन का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस के यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस कारणों से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनेस्ट फैक्टर इन मेल्स इज सेनिलिटी एंड इन फीमेल्स इन मोनोपॉज। ओके, तो जो मेल्स के अंदर तो मतलब जब बूढ़ापा आता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम अपन को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और फीमेल्स के अंदर अपन को जो मोनोपोज का जो स्टेज होता है उस टाइम अपन को देखने को मिलता है। मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है उस टाइम अपन को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इसके कॉजेज है, जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ कॉज है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देख लिया कि मेल्स के अंदर सेनिलिटी मतलब जब बूढ़ापा आता है उस टाइम। उसके बाद पोस्ट इमोबलाइजेशन, जैसे कि बेड रिटर्न जो पेशेंट होते हैं ना, तो चल फिर नहीं पाते, उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद पोस्ट मोनोपोजल, ये अपन ने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद अगर मान लो किसी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर भी अपन को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनएडिक्वेट इंटैक्ट, हाँ, जैसे अपन इनएडिक्वेट इंटेक्ट करते हैं प्रोटीन वगैरह का, उस टाइम भी अपन को हो सकता है। ओल्ड एज के अंदर हो सकता है, इलनेस हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एक्सिस प्रोटीन लॉस, इन सब में अपन को देखने को मिल सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद है यहाँ पे एंडोक्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजिंग डिजीज, कॉजिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयड स्टेज के अंदर हो सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी अपन ले रहे हैं तो उस कारण से भी यहाँ पे अपन को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ क्लिनिकल फीचर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एसिम्टोमेटिक डिसऑर्डर अनलेस कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि फ्रैक्चर्स अकर्स, predominantly fractures occur, loss of bone mass lead to loss of strength so that the trauma is sufficient to cause the fracture. Dorsal lumbar spine is the most frequent site. Pain from the fractures is usually the reason of a person to consult a physician. Other fractures etiology has been linked to underlying osteoporosis are जैसे कोलिस फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एग्जामिनेशन द फाइंडिंग आर सबटाइल एंड कैन बी मिस्ड, a slight loss of height and increased kyphosis due to compression of the anterior part of the vertebra body is seen in most cases। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, जो ऑस्टियोपोरोसिस एक एसिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर है जब तक कि कॉम्प्लिकेशंस अपन को ना देखने को मिले, जैसे कि फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद अपन को इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, पेशेंट को पेन होगा, उसके बाद वो डायग्नोसिस कराएगा, फिर अपन को पता लगेगा कि हाँ इसको ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी बोन है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, बोन मास नहीं रहा, बोन डेंसिटी कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बोन्स है, बोन के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन मास है वो कम हो जाता है। बोन मास कम होने के कारण यहाँ पर बोन की जो डेंसिटी है वो भी ख़राब होने लग जाती है, जिस कारण से जो स्ट्रेंथ है वो तो उस बोन्स के अंदर बचेगी ही नहीं। इस कारण से बोन्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचती, इस कारण से अगर उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा, उस पर उसको थोड़ा भी ट्रॉमा होगा, तो उस कारण से उसका जो बोन्स का जो फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलेगा। मतलब क्योंकि बोन्स के अंदर कुछ है ही नहीं, तो थोड़ा सा भी फ्रैक्चर, मतलब थोड़ा से भी फोर्स से, थोड़ा बहुत से ट्रॉमा से भी उसका फ्रैक्चर अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसका सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट साइट होती है डोर्सोलंबर स्पाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कि और फ्रैक्चर होने के बाद, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद जो पेन होता है, तो पेन होने के कारण ही जो पर्सन या जो पेशेंट है वो फिजिशियन के पास जाता है। तो मतलब ये एक ही रीज़न है जब जो पर्सन है वो फिजिशियन मतलब डॉक्टर के पास जाता है अपने चेकअप के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है और फ्रैक्चर होने के, मतलब ये फ्रैक्चर वाली बात अपन ने पढ़ ली। उसके बाद यहाँ पर है अदर फ्रैक्चर्स वाली बात। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे अदर फ्रैक्चर्स भी है जिनको इटियोलॉजी, मतलब जिसकी इटियोलॉजी को ऑस्टियोपोरोसिस से जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस से जोड़ा गया है, जैसे कि कॉलिस फ्रैक्चर्स है या फिर फीमर के नेक का फ्रैक्चर हो गया, ये सब। जैसे कॉलिस फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर होता है, जो कि अपन को यहाँ पर लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, कॉलिस फ्रैक्चर। ओके, और यहाँ पर फ्रैक्चर नेक और फीमर भी अपन को इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देख लिया। उसके बाद ही इसके बाद यहाँ पर आती है इसके एग्जामिनेशन के बाद। जो एग्जामिनेशन करने पर फाइंडिंग जो होती है वो अपन को सबटल देखने को मिलती है, और जिस कारण से कभी कभी जो फाइंडिंग्स होती है या फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो अपन से मिस भी हो जाता है, क्योंकि अपन को ठीक से पता नहीं लगा पाते कि वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि इसकी फाइंडिंग्स इतने अच्छे से अपन देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कि हमें ज़्यादातर केस में अपन को ये देखने को मिलता है कि वर्टिब्रल जो बॉडीज़ होती है, वर्टिब्रल बॉडी के एंटीरियर पार्ट के कंप्रेशन, जो एंटीरियर पार्ट होता है ना उसके कंप्रेशन के कारण पर्सन्स या फिर जो पेशेंट में हाइट में थोड़ी कमी आ जाती है, उनकी जो हाइट होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, उसके हाइट में कमी आ जाती है, और काइफोसिस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस अपन को इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्टिब्रस बॉडी होती है, वर्टिब्रल जो बॉडी है उसके एंटीरियर पार्ट पर कंप्रेशन हो रहा है, जिस कारण से जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अपन को यहाँ पर काइफोसिस देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। फिर यहाँ पर आती है बात रेडियोलॉजिकल फीचर्स की। तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिक्रीज बोन मास इज मोर रिलायबल, बट अबाउट 30% ऑफ द बोन मास मस्ट बी लॉस्ट बिफोर इट बिकम अपेरेंट ऑन एक्सरे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेडियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं ना वो डिक्रीज बोन मास के लिए मोर रिलायबल होते हैं। ओके, लेकिन जो एक्सरे पर अपेरेंट होने से पहले बोन के मास का लगभग 30% लॉस हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है फॉलोइंग फीचर्स में बी नोटिस ऑन एक्सरे। जब अपन एक्सरे करवाते हैं तो अपन को कुछ फीचर्स होते हैं जो कि अपन को उसके अंदर नोट करने होते हैं। तो ठीक है, अपन को क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पर, लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ द वर्टिब्रा ड्यू टू कोलैप्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो अपनी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के अंदर वर्टिब्रा की वर्टिकल जो हाइट होती है, वर्टिकल हाइट कम हो जाती है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, तो कोलैप्स होने के कारण जो वर्टिब्रा की वर्टिकल जो हाइट है वो कम हो जाती है। उसके बाद अपन को यहाँ पर कोल्ड फिश एफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि जो अपनी वर्टिब्रा है वो अपन को किस तरह से देखने को मिलेगी। मतलब सेम अपन को ये सब देखने को नहीं मिलता है एक्सरे के अंदर, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, अपन ने समझाने के लिए बनाया हुआ है कि अपन को किस तरह से यहाँ पर वर्टिब्रा देखने को मिल सकती है। और इसको नाम भी इसी बेसिस पे दिया गया है, कोल्ड फिश एफरेंस। कोल्ड फिश
अपेरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी डिस्क होती है ना वो बाइकॉनकेव बन जाती है, ठीक है। तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोल्ड फिश अपेरेंस अपन को देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जब अपन यहाँ पर एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपेरेंस पे देखने को मिलता है बोन्स का, जो पेल्विस जैसे बोन होती है ना उनका। उसके बाद यहाँ पर आता है साइंस इंडेक्स, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अंदर क्या होता है ना, जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यहाँ 6 ग्रेड्स है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द ट्रेबेकुलर पैटर्न ऑन द फिमोरल नेक ट्रेबेकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डायग्राम में बनाया हुआ है, यहाँ पे 6 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6, ओके। तो इस तरह से एक इंडेक्स होता है जो कि अपन को चेक करना होता है उसके अंदर। इसके बारे में अपन फिर कभी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर देख रहे हैं कि अपन को कौन कौन सी चीज़ें नोटिस करनी है। तो अपन इस तरह से 6 ग्रेड्स होती है, तो इस तरह से अपन इसको नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेटाकार्पल इंडेक्स एंड वर्टिब्रल इंडेक्स भी होते हैं जो कि होते हैं अदर मेथड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो अपन इन सब का यूज़ करके मतलब ये सबको चेक करके अपन नोटिस कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का एक्सरे करवा के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अदर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अपन इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस का, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीरम कैल्शियम फास्फेट एंड एल्कालाइन फास्फेट्स आर विथ इन नॉर्मल लेवल, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लाज्मा एल्बुमिन में भी लो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सीरम कैल्शियम फास्फेट एंड एल्कालाइन फास्फेट जो होता है ना वो विथ इन नॉर्मल लिमिट में होता है, और यहाँ पे टोटल प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लाज्मा एल्बुमिन होता है वो यहाँ पर कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन इस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद यहाँ पर आता है डेसिटोमेट्री, ओके। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस इज अ मेथड टू क्वांटिफाई ऑस्टियोपोरोसिस. In this method, absorption of protons by the bone calcium is measured. Two types of bone densitometry are available. कौन कौन सी है? अल्ट्रासाउंड बेस्ड एंड एक्सरे बेस्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेंसिटोमेट्री के अंदर ये जो मेथड है ये क्वांटिफाई ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेथड है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मात्रा निर्धारित करने का एक मेथड है, ऑस्टियोपोरोसिस की कितनी मात्रा इसको निर्धारित अपन करते हैं, मतलब क्वांटिफाई ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेथड है ये, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर बोन कैल्शियम में जो फोटोन्स का कितना एब्जॉर्प्शन किया, मतलब कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है अल्ट्रासाउंड बेस्ड पे एंड एक्सरे बेस्ड पे। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर न्यूट्रॉन एक्टिवेटर एनालिसिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन दिस मेथड कैल्शियम इन द बोन इज एक्टिवेटेड बाय न्यूट्रॉन बॉम्बिंग एंड इट्स एक्टिविटी मेजर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये एक तरह का मेथड है, इस मेथड में न्यूट्रॉन जो होते हैं उसकी यहाँ पर बॉम्बिंग करवाई जाती है, ठीक है। और बोन में जो कैल्शियम है उसको एक्टिवेट करवाया जाता है और इसकी एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी को मेज़र करके अपन इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बोन बायोप्सी करवा के भी अपन इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हाथ आते हैं यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं मेडिकल, एक कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देके कर सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से कर सकते हैं, एंड्रोजन से कर सकते हैं, एस्ट्रोजन से कर सकते हैं, विटामिन डी दे कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपन एक एक करके देखते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी एल्डर पर्सन सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, इंक्रीज देयर प्रोटीन इंटेक्ट में इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत से एल्डर पर्सन या फिर एल्डर पेशेंट होते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब उनको माल न्यूट्रिशन होते हैं, उनके अंदर सही अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी डाइट में अपन प्रोटीन
बढ़ा दे तो उनके बोन में जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो थोड़ा ठीक होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। इट्स रोल इज डाउटफुल बट मे बी हेल्पफुल इन केस विथ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन देयर डाइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा डाउटफुल अपने लिए है, लेकिन इनके डाइट में कैल्शियम, लेकिन जो ऐसे पर्सन होता है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनके डाइट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी के जो केस होते हैं ना उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है एंड्रोजन्स। दिस हार्मोन्स हैव अ एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट प्रोटीन मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड इन सम इंस्टेंस एमेलियोरेट सिंड्रोम्स। ठीक है, सिम्टम्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन हार्मोन्स, जो ये हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स में एनाबॉलिक होता है जो बोन के प्रोटीन मैट्रिक्स पर इफेक्ट और कुछ में जो सिम्टम्स होते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सुधार करता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन यहाँ पे इनको देते हैं एंड्रोजन्स। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सट्रोजन्स। एक्सट्रोजन्स हैव बीन शो टू Eldonate. These are used in once a day dose in empty stomach. Oesophagitis is a troubling complication. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है किस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का। इसका यूज़ जो अपन करते हैं ना वो दिन में एक बार करते हैं, वो भी खाली पेट अपन को इसको देना होता है। और ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना ओसोफेजाइटिस के, उसके अंदर ये हेल्प करता है, मतलब उसके अंदर अपन इसको देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कैल्सिटोनिन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन हेल्प इन बिल्डिंग अप द बोन मास एंड आल्सो एक्ट एज एनाल्जेसिक्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन का जो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है बोन मास के बिल्डअप करने के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ये एनाल्जेसिक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक और आता है जो कि होता है टेरीपेराटाइड। ओके, तो टेरीपेराटाइड क्या होता है? एनाबॉलिक एजेंट इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो एनाबॉलिक एजेंट होता है जो कि ऑस्टियोब्लास्टिक के न्यू बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट अपन यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज। वेट बियरिंग इज अ मेजर स्टिमुलस टू बोन फॉर्मेशन। इंक्रीज्ड गाइडेड एक्टिविटी गाउंड देयरफॉर बियर बेनिफिट टू द पेशेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो वेट बियरिंग एक मेजर स्टिमुलस है बोन फॉर्मेशन का। ठीक है, अपन जब वेट बियर करते हैं तो उससे अपने जो बोन फॉर्मेशन जो एक्टिविटी है थोड़ी बढ़ती है, इसलिए इंक्रीज गाइडेड एक्टिविटी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है ब्रेसिंग। Prophylactic bracing of the spine by using an ASH bears or tailor bears may be useful in preventing the pathologic fracture in the several osteoporotic स्पाइन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं ना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक ब्रेसिंग ऑफ द स्पाइन बाय यूजिंग द एसएच बेड्स ऑफ लेटरल बेड्स का यूज़ अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इन बेड्स का अपन यूज़ कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के अंदर। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह से होता है, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन अपन किस तरह से करेंगे, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स अपन क्या देखने को मिलेगी अपन को, उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।